खास महिला दिनानिमित्त 1 ते 8 मार्च मिळून साऱ्या जणीचा स्त्री विचार जागर सप्ताह. यात ऐकूया नारी समता मंचची संस्थापक सदस्य आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाची ज्येष्ठ कार्यकर्ती साधना ददीश हिच्या आठवणी आणि तिच्याबरोबरच्या गप्पा. महिला दिन जिंदाबाद. कि बहुत सारे दूसरे पेपर पढ़ो. उन दिनों में न्यूज़पेपर मेरा एक बहुत ये हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर कुछ अलग दुनिया के चर्चा करता था और मेरा ये आर्मी का जीवन था, ये बिल्कुल मौज मस्ती का था, ना. तो मुझे उस समय भी याद है जब मैंने एक दिन में झांसी शहर में गई, क्योंकि कैंटोनमेंट एक अलग होता था. तब मुझे याद आया कि ये जीवन मेरे को, मैं भूल ही गई हूँ. ये ऐसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लोग रेशन की लाइन में खड़े होते हैं, देयर वाज नो सिविलियन लाइफ का वहाँ कोई. और ऑफिसर्स मेस में आप रहो ना, तब तो फूड इज रेडी, एवरीथिंग, टेबल इज लेड आउट. कोई संघर्ष का मतलब वही नहीं है, मतलब जीवन संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं. सिर्फ रोज कौन सा फैशन आ रहा है, आज कौन सी पिक्चर देखनी, यही चलता रहता था. आफ्टर अबाउट फर्स्ट ईयर आई गॉट लिटिल uneasy. I said, no, this is not life. This is not what I want to do. अब किया है वो मौज, ठीक है, पर ये खत्म करना चाहिए. And then I was getting very restless. तब मुझे अचानक लगा, मतलब मुझे जो uneasiness है ना, वो ये है कि मैं पॉलिटिक्स की कभी बात ही नहीं कर रही हूँ इधर आने के बाद, और मैं बोर हो गई हूँ अब इस वातावरण से. Meanwhile, I was always writing letters to नरेश, से मेरा पत्र बढ़ गया. And then I realized कि ठीक है, आर्मी में नौकरी है, बट आई एम नॉट रियली फिट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ. देन नरेश का मेरा कुछ दिनों में नाता भी थोड़ा स्ट्रेन हो गया था, बिकॉज नरेश डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड. ही सेड वी विल लिव टुगेदर, और मैं उस स्ट्रेंजली आई वाज नॉट रेडी फॉर इट. तो उसने ना कहा, तो मैंने फटक से एक आर्मी वाला ऑफिसर चुन भी लिया. वो बेचारा बहुत सीधा लड़का था, मैं बता रही हूँ. मेरे पिताजी नरेश से, मतलब नरेश हमारे घर भी आ चुका था, क्योंकि वो हमारे में कोई गड़बड़ नहीं थी ना, तो मैं भी नहीं हूं तो भी नरेश घर पेरेंट्स को मिल के आता था. माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ नरेश. इसे मुझे तो ये तुम्हारी शादी पसंद नहीं है. तो मेरी माँ ने कहा, तुम होते कौन है शादी पसंद नहीं बोलने वाले? उसको जो पसंद है वो पसंद है, तुम्हारा क्या हक बनता है ना कहने का? तो वो कहते थे, नहीं मैं रोकूंगा नहीं, वो उसको करने दो शादी, पर मुझे ये तो कहने का हक है ना कि मुझे पसंद नहीं है. इस दोनों का झगड़ा हुआ. मेरे पिताजी मेरी एंगेजमेंट के लिए नहीं आए, मेरी माँ आई उधर. खैर वो भी मैंने नाता 1 साल में तोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, और मैं तो ऐसी बड़ी नहीं हुई थी. एंड आई ऑलवेज हैड दिस हंगर ऑफ मीटिंग द आउटसाइड कैंटोनमेंट लाइफ. फिर मैंने कहा, आगे बात ही मत करो मुझसे. मैंने फटाक छोड़ दिया उसको, कह दिया नो मोर, फिनिश्ड, और मैं उससे मुक्त हो गई. अब फिर मैंने 8 दिन छुट्टी लेके घर आ गई, और फिर कहा कि मैंने वो एंगेजमेंट तोड़ दी है. तो मेरे पिताजी खुश, और मेरी माता जी को टेंशन की, ये ऐसे कैसे हो गया, तुमने ये क्यों किया, हो क्या? मेरे पिताजी ने फटाक से 2 टिकटें निकाली पिक्चर की. उन दिनों में एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करके फिल्म आती थी. इट्स ऑल अबाउट लव, जेलसी, मर्डर, गो एंड सी दैट मूवी. So he was, I think, rejoicing that I have broken up from him. Till then, he never asked me, why did you do that? And it just went up. And then, of course, we got along. Naresh came back and we got married. So he was very, very happy. पर वो एक मुझे ये लगा कि आज मैं नहीं सोच सकती कि मैं मतलब निर्णय लेने के बाद घर में आके मैंने उनको बताया. ऐसा कभी मेरे को मन में भी नहीं आया कि आई शुड टॉक टू देम बिफोर हैंड. ऐसे कभी सोचा है, मतलब इट वाज नॉट लाइक दैट केस एट ऑल इन आवर हाउस, फॉर द डिसीजंस लाइक दिस. 71 में मेरी शादी हुई, 75 में इमरजेंसी लग गई. और फिर एक वो अनसेटलिंग सा ना, आई वॉज इन दैट वे, प्यार व्यार शादी, इसमें मैं रही थी.
इमरजेंसी के बाद पूरा एक जीवन में बदलाव आ गया। एक तो मेरे पिताजी भूमिगत हो गए, मेरी माताजी मेरे ख्याल से 8-9 महीने वो जेल में रही, यरोड़ा जेल में रही, और हम उसको मिलने यरोड़ा जेल में तब जाते थे, चिट्ठियाँ लिखना। तो हमारा घर भी, मेरा पूना यूनिवर्सिटी में घर था ना हमारा, तो जैसे हम लोग फिर भी आइसोलेटेड थे एक प्रकार से, तो हमारा घर एक थोड़ा सा वो हो गया। पन्नालाल सुराणा वगैरह लोग छुपे छुपे वेश में घर में आते थे, भाई वैद्य वगैरह, मीटिंगें होती थी। तो एक वो जीवन में एक अलग ही फिर से एक एक्टिव सोशल लाइफ का, पॉलिटिकल लाइफ का एक सोच मन में आने लगा। मेरा सबसे छोटा भाई वो भी जेल में गया इमरजेंसी के दौरान। तब मेरी माँ जेल में रही, तो फिर से वो प्रमिला दंडोते उनके साथ थी। यरोड़ा जेल में काफ़ी बड़े बड़े लोगों को रखा जाता था, पता नहीं कैसे, पर शी वॉज देयर एंड शी केम विथ लॉट ऑफ आदिवासी वुमेन फ्रॉम ठाणे जिला। तो उन औरतों को बहुत बेचारियों को काफ़ी दिन रहे, तो फिर ज़रा वो चर्चाएं काफ़ी रही कि उनको छुड़वाया जाए या क्या किया जाए इस तरह का। पर वो सब काम में मतलब हम लोग भी हिस्सा लेने लगे, और फिर एक नया शुरुआत की, फिर सेवादल में संबंध मेरा इस्टेब्लिश होने लगा। उन दिनों में फेमिनिस्ट मूवमेंट काफ़ी जोरों पर थी। मेरे ख्याल से 74 में स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट आया था, तो वो रिपोर्ट का मराठी ट्रांसलेशन या उसके रेफरेंसेस हमने बहुत पढ़े थे। उन्हीं दिनों में क्या हुआ था कि बाकी तो सब रास्ते बंद हुए थे ना, मीटिंग खुली, चर्चा वगैरह इमरजेंसी के दौरान। तो एक ऐसा मीटिंग लिया था पूना में, अंडर सॉर्ट ऑफ गार भी था वो, नर्सेस, डॉक्टर्स, ऐसे व्यावसायिक महिलाओं को इकट्ठा करके एक सभा बुलवाई थी, जिसको हमने आगे जाके स्त्री मुक्ति या आंदोलन संपर्क समिति का एक रूप दे दिया था। तो वो सभाएं होने लगी वुमेन्स क्वेश्चन पे। तो मुझे लगता है तब लोगों को वुमेन क्वेश्चन मतलब वो थोड़ा अपॉलिटिकल सा लगता था। तो इमरजेंसी के पीरियड में वो चलती रही, और वो डिकेड भी है ना यूएन का 75 to 85 डिकेड ऑफ अ वुमेन, तो वो भी एक उसको सहायता मिल गई। तो फिर उसमें मैंने आना जाना शुरू किया। तब नीलम गोरे जो अभी शिवसेना में है, वो मेरी युक्रांत के समय की सहेली थी। फिर उससे फिर दोस्ती बढ़ गई। फिर वो क्रांतिकारी महिला संगठन उसने बनाई थी हड़पसर में, तो मैं हड़पसर जाती थी, तो जब भी समय मिलता था। आर्मी की नौकरी में मेरी शुरू थी, पर आर्मी की नौकरी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। एक तो ये था, मैं एमएच खड़की में थी, जो मेरे यूनिवर्सिटी से जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे, वेरी नियर बाय। और आर्मी का वर्किंग पैटर्न तो कहता है 8 से 2, तो 2 के बाद आप क्या कर रहे हो किसी को वहां पता नहीं। और आर्मी के लोगों को तो दे रीड सो लिटिल ऑफ न्यूज़पेपर, ऐसा मुझे लगता है कि वहां आप कुछ सत्याग्रह भी करो ना, तो भी उनको पता नहीं चलता था कि ये भाई मैं उधर जाके ऐसा बोम्बा बोम करके आई हूँ। सो आई स्टार्टेड मूविंग विथ क्रांतिकारी महिला संगठन। फिर वो महिलाओं के अत्याचार को लेकर मोर्चा वर्चा, महिलाओं की बैठकें बहुत जगह स्लम एरिया में भी काफ़ी हुई। फिर महात्मा ये सावित्रीबाई फुले जयंती का प्रोग्राम, प्रोसेशंस निकालते थे, तो ये काम मतलब उसमें मैं लगी रही। और फिर हमने एक नारी समता मंच करके अलग भी ग्रुप की बात होने लगी थी। मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। 77 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, तब तो सबका एक वो जनता दल का नया दौर शुरू हो गया, और आगे उसका क्या हुआ सबको मालूम है, पर वो भी एक उत्साह देने वाली बात थी। आई केप्ट ऑन वर्किंग विद दिस वुमेन्स थिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज बीच में ऐसा भी हुआ था कि बाबा आढ़ाव के साथ वो एक गांव एक पानौठा, मतलब ऐसा था कि यहाँ अपने गांव में कैसा होता है कि ब्राह्मण लोग, सवर्ण जाति के लोग एक कुआं पानी पिएंगे और दलित समाज के लिए नहीं होता था। तो वो हम उधर बाबा आढ़ाव ने मूवमेंट चलाया था कि नहीं, अगर गांव एक है तो पानी पीने का भी सबकी एक ही व्यवस्था होगी, तो इसलिए वो एक गांव एक पानौठा।
तो उनके कई गांव में मीटिंगें होती थी, तो मैं उन मीटिंग के लिए भी मैं जाती थी। पर एक बात था कि थोड़े बच्चे और ये घर, नौकरी, ये थोड़ा संभालते हुए नारी समता मंच की स्थापना हुई। तो मैंने और नीलम ने 5 साल काउंसलिंग सेंटर चलाया, 82 से 87 तक। वो और मैं, अभी आज सोच के भी मुझे हंसी आती है नीलम के साथ ही कैसी शुरुआत थी। बट ऑफकोर्स शी हैज बीन अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। ऑल सेड एंड डन, सारा फेमिनिस्ट मूवमेंट का मेरा पूरा इंट्रोडक्शन नीलम ने ही करवाया है। मतलब फेमिनिज्म, वेस्टर्न फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये सारी चर्चाएं हम लोगों की साथ साथ में ही हम पढ़ के बड़े हुए हैं। तो जगह जगह लोग बुलाते थे, कोई केस को लेकर भी बुलाते थे। तो फिर हम नगर गए हैं, आज कोल्हापुर गए हैं क्योंकि वहाँ एक केस है, तो हम लोग जाते थे वहाँ। घर को पूरा ही छोड़ के बाहर घूमने जाना, ये मेरा वो नारी समता मंच के उसके काम में शुरुआत हुई। हमारी उन दिनों में एक परित्यक्ता मोर्चा भी, परित्यक्ताओं का सवाल भी लेकर हुआ था। फिर ये भारत पाटनकर की जो माँ है, इंदु तई पाटनकर, उन्होंने एक स्त्री मुक्ति संघर्ष संगठन बनाई थी। उन्होंने भी बहुत सांगली की तरफ परित्यक्ताओं को लेकर काम किया था। तो हम परित्यक्ता मूवमेंट हमारा महाराष्ट्र में से जगह जगह से लेकर आए थे। हम नागपुर में धरना देकर बैठे थे। उन दिनों में एक तो था पोटगी का मेंटेनेंस का सवाल था, और फिर रेशन मिलना, घर का हक मिलना, ये सारा था। तो मुझे सबसे आज भी अखरता रहा वो मेंटेनेंस का सवाल है। आज भी महिलाओं को पोटगी हम मराठी में बोलते, वो मिलता नहीं है। और पोटगी मतलब कभी कभी लगता है कि ये बाई के लिए ये कोई एम्प्लॉयमेंट होगी क्या, शादी होगी। अब वो हक तो है ही और मिलना भी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं, पर आखिर में जाके तो उसमें कुछ मानहानि भी है ना, मतलब वो स्वीकारने में, क्योंकि हमको दुनिया में कैपेबल नहीं बनाया है, केवल शादी के लिए कैपेबल बनाया है। इसलिए अब हमको वो पोटगी मिलनी चाहिए, पर हमको अपने हक की आमदनी या हिस्सा प्रॉपर्टी का वो तो है नहीं। मन में उसकी काफी ये रहती थी कि ये कोई ठीक सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद जब कई बार ऐसा सवाल हुआ, तब 85 या 86 में विषमता निर्मूलन में मेधा आई थी। और जब उसने मतलब एक वेग लिया, परिसर में भी एक किताब निकाली थी, एक ऐसा पर्यावरण, वसंतराव की तब मेरी कोई ज्यादा पहचान नहीं थी, पर वसंतराव वॉज नोन फॉर लैंगिक संबंधों को खुलापन होना चाहिए, ये पब्लिकली कहने वाले विचारवंत वसंतराव थे, और इसलिए वो काफी बेचारे बदनाम भी हुए थे। तब मुझे दिमाग में आया कि जो साला बात नहीं करता ना इस दुनिया में, या जिसको कोई बाकी हक नहीं ना, उसको लोग टुकड़ा टुकड़ा फेंकते रहते हैं, है ना। मतलब तब मुझे ये सब जंगल, आदिवासी और ये महिलाओं का एक ऐसा ये लगा, क्या एक लिंक लगी कि ये सब हम ऐसे, गिनती नहीं है हमारी किसी भी चीज में। बच्चे पैदा करो, अपना फॉरेस्ट ने अपने फल दे दो पेड़ ने, बाकी हमारी कोई गिनती नहीं है। तब मैंने कहा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ ना ये भी होना जरूरी है, नहीं तो हम जीवन भर ये पोटगी मांगते रहेंगे। तो वजह से हमारे आदिवासी भी बोलते हैं ना, वो माइग्रेट होते तब क्या बोलते हैं, जगायला चालू, मतलब सर्वाइवल के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो वही पोटगी भी है की पोटाला अन्न, खावटी पण शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायचं तर खावटी मतलब खाने का कर्जा देते हैं। तो वो बहुत मानहानि, मतलब मुझे वो सम्मान के लिए बहुत ही ये लगता था। और तब मेरा एक मन ये भी हुआ था कि ये सिर्फ ये महिलाओं को लेकर बात करने में काम नहीं बदलने वाली स्थिति, और हमको कुछ और व्यापक लड़ाई लड़नी चाहिए। उस दरमियान क्या हुआ था कि एक ऑटोनॉमस ग्रुप और एक पॉलिटिकल विंग के साथ ऐसा उनमें बहुत तनाव रहता था। मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था, पर
मतलब आई वॉज नेवर अ मेंबर एट इट, पर मुझे पहचान सारों की थी। तो तब मुझे लगा कि सभी जगह पॉलिटिकल पार्टीज की वुमेन विंग है, पर वो वुमेन विंग में ये महिला कुटुंब अत्याचार नहीं बोलते। और जो ऑटोनोमस ग्रुप्स है जो बहुत ही महिला कौटुंबिक अत्याचार या वो ज्यादा वो एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट की बात नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा उसमें रहा है, पर हम थोड़ा झगड़ कर ऑटोनोमस रहे थे, क्योंकि जनरली लेफ्ट लोगों का ये था कि तुम डिविजिव हो, हमारे तुम साथी हो यार, किस लिए अलग अलग मुंह फेर रहे हो, ऐसा उनका था। हालांकि पॉलिटिकली मेकिंग सेंस हम सारे उन्हीं के थे, मतलब उसमें कोई शक नहीं था, पर एक अलग सा ग्रुप था, कभी कभी उनसे झगड़े करते थे। उनमें ऐसा भी हुआ है कि कोई पार्टी के विदिन जो अत्याचार हुए उस केस को भी हम बहुत उजागर करते थे, जिसको लेकर भी पार्टी केडर कभी कभी थोड़ा अस्वस्थ होता था। इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव केस था। उधर एक मागोवा ग्रुप में, एक धुलिया में एक पार्टी की महिला, आदिवासी महिला थी, उसने आरोप किया था कि रेप किया मुझ पर। तो वो बहुत ही खलबलीजनक मतलब ये था ना। और दूसरा केस था, वो अभी नाम तुम इसके निकाल देना था, उधर एक रेप हुआ था। तो वो हमने काफ़ी गोरेगांव में बड़ी मीटिंग हुई थी, और मुझे याद है कि सब ने इतना, हम तब ज़रा यंग ग्रुप था ना हमारा, वो ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप का। उन्होंने कहा कि इसको तुम इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या है, ये है वो है। पर हमने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बोलना चाहिए, चाहे अपनी पार्टी का ही आदमी क्यों नहीं हो। इतना इनका पार्टी पॉलिटिक्स में ये है ना कि ये ज़रा भी विद इन पार्टी कोई भी इस इशू को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर और वो एक ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप की जरूरत है, नहीं तो ये कहीं किसी को बातचीत ही नहीं करने देंगी। पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें कोई रस नहीं है जेंडर इश्यूज में, और ये तो वास्तवता में बहुत बड़ी बात है। फिर वो मथुरा बलात्कार की घटना भी हुई थी, तो उसको लेकर बम्बई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी बलात्कार विरोधी मोर्चा की। स्त्री मुक्ति संगठन तब छाया दातार का ग्रुप बहुत बड़ा उसमें एक्टिव था, हम लोग सब पूना में गए थे। पर तब एक बहुत छोटा सा ग्रुप आया था मुस्लिम सत्यशोधक महिलाओं का, वो भी उसमें शामिल हुआ था। और तब और भी एक छोटा सा ग्रुप था जो केवल यंग मेन वर देयर, जिन्होंने बाद में पुरुष वाच करके, पर हु टॉक्ड अबाउट जेंडर इश्यूज, वो भी एक छोटा सा मोर्चा परित्यक्ताओं के सम्मेलन में आया हुआ था। इस तरह से वुमेन्स मूवमेंट की एक साथ साथ व्यापक राजनीति भी होनी चाहिए, ये मन में था। पर व्यापक राजनीति करने वाले पार्टियों के साथ जाओ तो वहाँ भी रह नहीं सकते थे, इस तरह का एक गड़बड़ हो रही थी। उन दिनों में ही विषमता निर्मूलन समिति में भी अब महिलाओं की समस्याओं को लेकर सेशन होने लगे थे। नहीं तो पहले विषमता निर्मूलन समिति वाज बेसिकली जात धर्म और इस पर ही ज़्यादा होते थे। उन दिनों में फिर मेधा का उधर भाषण हुआ था और तब मैं उससे बहुत प्रभावित हुई थी। वो विषमता निर्मूलन वो 3 दिन का होता था, रात भर तक सब, मतलब वो ऐसा माहौल ही होता था ना, महाराष्ट्र भर के लोग आते थे, तो रात भर में सब गपशप लगाते बैठते थे। तब हमारी चर्चा हुई, अंजू मायदे, तब मैं अंजू के साथ गई थी, तो हमारी भी चर्चा हुई कि ये क्या चीज़ है। तो तब हमको धरणग्रस्त प्रकल्पग्रस्त समिति बाबा आढ़ाव का मालूम था, मुर्शी सत्याग्रह का भी बात सुनते ही थे। तो बाबा का उल्टा मतलब बाबा का स्टैंड ये था कि पहले पुनर्वसन मग धरण। पर फिर हमको लगा कि ये बाबा की लड़ाई से परिचित थे, तब तक वो ठीक भी लगता था। पर जो मेधा ने बात कही, मैंने कहा ये कुछ अलग है। एंड बाय देन वो भी एक मन में था कि हमारे को व्यापकता की दिशा में जाना है वुमेन्स मूवमेंट को, या हमारा जो छोटा जान है उसमें से, तो वो कैसे जाए, कहाँ हमारा रिश्ता हो सकता है। इस तरीके से मैं इधर आई। और मेधा वाज, आई मीन देयर वाज नो डाउट दैट शी वाज सो कन्विंसिंग। खुद की अपनी भी उसकी
एक स्टाइल बोलने की, आंकड़े देने की, और एक शुद्धता का परिचय उसके इसमें था ना, बातचीत करने में. एंड ऑफ कोर्स शी वाज यंग पर्सन, उसका भी एक आकर्षण होता